नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाधारणं केशव पंच नमो कारो सर्व पावपणास्नो मंगलानि च सर्वेसिं परमं भवे मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण कर जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। अंतर द्वार में हमने देखा है फोर्थ गुणस्थान का जघन्य हमने देखा था। जघन्य क्या देखा था हमने? एक बार थर्ड का रिकॉल कर लेते हैं। थर्ड गुण स्थान में हमने क्या बोला? थर्ड गुण स्थान में जघन्य था अंतर्मुठ। मतलब क्या समझना? जघन्य अंतर्मुठ अगर अंतर है तो थर्ड से कहाँ कहाँ जा सकता है? थर्ड से जीव या तो फोर्थ में जा सकता है या फिर फर्स्ट में जा सकता है। तो थर्ड से वो फर्स्ट में गया, अंतर्मुठ के लिए रहा और वापस थर्ड में आ गया। थर्ड से वो सम्यक्तु में फोर्थ में गया, अंतर्मुठ रहा, वापस थर्ड में आ गया। तो इस अपेक्षा से जघन्य अंतर अंतर्मुठ का होगा। एक समय का हो सकता है क्या? तो ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई जीव मिथ्यात्व अवस्था में एक समय रहे और वापस अवस्था चेंज कर ले। कम से कम अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व या फिर सम्यक्तु में रहना ही पड़ेगा। इसीलिए एक समय का जघन्य अंतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड गुण स्थान का। अब हम बात करते हैं फोर्थ गुण स्थान की। तो फोर्थ, और हाँ, इसका ये जघन्य था। उत्कृष्ट की बात करें तो उत्कृष्ट हमने देखा था। उत्कृष्ट कैसे मानना? ये शुक्ल पाक्षिक बना, जीव शुक्ल पाक्षिक बना और ये उसका मोक्ष जाने का समय है। तो इस बीच में शुक्ल पाक्षिक बनने से मोक्ष जाने के बीच तक में वो जीव अंतर मुहूर्त में ही थर्ड गुण स्थान को प्राप्त करा। थर्ड गुण स्थान अंतर मुहूर्त में कैसे प्राप्त हो सकता है? शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद अंतर्मुहूर्त में प्रथमोपशम प्राप्त किया। प्रथमोपशम में अंतर्मुहूर्त रहने के बाद उसके त्रिपुंज का उदय होता है। तीन में से किसी एक का उदय होता है, जिसमें से सम्यक वेदनी का, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो गया। तो उसके बाद फिर वो जीव जब यहाँ यहाँ इसको छोड़ेगा अंतर्मुहूर्त बाद, उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअसली सम्यक मिथ्यात्व वगैरह अवस्था में रह के वो एक भी बार थर्ड गुण स्थान को टच नहीं करेगा। और फिर लास्ट में मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले वो क्या करेगा? अंतर्मुहूर्त पहले मतलब शपथ श्रेणी आरोहण के भी पहले वो क्या करेगा? थर्ड गुण स्थान को प्राप्त किया। और ये जो जीव है वो बाय बर्थ शायिक सम्यक्त्वी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो शायिक सम्यक्त्वी होता तो थर्ड गुण स्थान में वो नहीं आता। इसीलिए थर्ड गुण स्थान में वो आया, उसके बाद फिर वो शायोपशमिक बना। क्षयिक बनने के बाद वो शायिक सम्यक्त को प्राप्त किया। शायिक सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद फिर उसने शपथ श्रेणी का आरोहण किया। फिर वो 13 गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल रहा, 14th में रहा और फिर उसका मोक्ष। तो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले अगर थर्ड गुण स्थान को प्राप्त किया, इस अपेक्षा से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काल रहा वो कहलाया देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। ये उसका उत्कृष्ट अंतर हो गया। अब हम फोर्थ गुण स्थान की बात करते हैं। फोर्थ गुण स्थान में जीव जघन्य एक समय के अंतर से वापस फोर्थ में आ सकता है। तो ये कैसे समझना? फोर्थ की गति कहाँ कहाँ की होती है? फोर्थ होती है अगर वो नीचे जाए तो या तो फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है। फोर्थ से फिफ्थ में भी जा सकता है, सिक्स्थ में भी, सेवेंथ में भी। फोर्थ से एट्थ में जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता। तो फोर्थ से अगर जी, अब देखना ये जघन्य अंतर हम किस किस अपेक्षा से निकाल रहे हैं। फर्स्ट में एक समय के लिए रह सकता है क्या? वापस फोर्थ में आ जाए? नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड गुण स्थान से डायरेक्ट फोर्थ में आता है क्या? सेकंड में गया और फोर्थ में आ जाए? नहीं। नहीं, नहीं। उससे तो डायरेक्ट फर्स्ट में ही जाते हैं। थर्ड में एक समय के लिए रह सकता है क्या कम से कम? नहीं। नहीं, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुठ रहना पड़ता है। फिफ्थ गुण स्थान में गया, फिफ्थ गुण स्थान में एक समय रह के काल कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर जाएगा। नहीं कर सकते। सिक्स्थ गुण स्थान में एक समय रह के काल कर सकते हैं? नहीं, सेवंथ हो जाएगा वो। नहीं कर सिक्स्थ गुण सकता। स्थान में तो एक समय रह के काल कर ही सकते हैं ना?
बाधा नहीं है। करते एक हाँ समय के लिए वो सिक्स्थ हाँ गुण स्थान में था। फोर्थ से मान लो वो सिक्स्थ से ही था, ऐसे बोल सकते हैं कि वो वेशधारी हाँ वेशधारी साधु था, सैयद था। और सिक्स्थ गुण स्थान में वो था। सिक्स्थ गुण स्थान के बाद कर्म और ग्रंथ के मत के अनुसार क्या होता है, आगम के मत के और कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 6 7 का डिफरेंस कैसे देखते हैं? झूले के समान 6 7। हाँ, किसके अनुसार होता है ये भी रिकॉल कर लेते हैं। झूले के समान। आगमिक मत के अनुसार सिक्स्थ गुण स्थान की कैसी रहती है स्थिति? उत्कृष्ट, अंतर देश और अर्थ परावर्तन, है ना। और कर्म ग्रंथ क्या मानता है कि हर अंतर्मुहूर्त में 6 7 स्विच होता ही रहता है। ये ध्यान में रखना, स्थिति हाँ द्वार में ये आपका है टिप्पणी में नीचे। ये आगमिक मत के, ये जो बुक है हाँ ये बुक किसके आधार पर चल रही है? आगमिक मत के अनुसार चल रही है। तो आगमिक आगम मत के अनुसार क्या बोला है? जीव मैक्सिमम कितना देशों करोड़ पूर्व, नहीं बोला शायद, अभी मैंने बोलने में आ गया होगा, मिच्छा में दुक्कड़म। देशों करोड़ पूर्व तक उत्कृष्ट क्या रह सकता है? जीव सिक्स्थ गुण स्थान में रह सकता है। तो देशों करोड़ पूर्व तक मान लो वो सिक्स्थ गुण स्थान में ही था, और क्षण भर के लिए वो किस में आया? फोर्थ समय में आया है, मतलब फोर्थ गुण स्थान में आया एक समय के लिए। एक समय के लिए फोर्थ में आया, और वापस से फोर्थ में आया है, किसी में भी गया, मान लो सेवेंथ में भी गया, जब किसी में भी गया हो, ठीक है। वो किसी में भी गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ? वो वापस से फोर्थ गुण स्थान में आया। हाँ, अब फोर्थ गुण स्थान में, एक मिनट, वो फोर्थ गुण स्थान पे नहीं आए। एक मिनट देखो, हमको अंतर बताना है फोर्थ गुण स्थान का, है ना। तो यहाँ पर एक समय पहले उसको सिक्स्थ में लाना पड़ेगा, उसके पहले वो फोर्थ में है। ठीक है। तो यहाँ से वो सिक्स्थ गुण स्थान से मान लो कितने ही टाइम से वो सिक्स्थ गुण स्थान में था, और सिक्स्थ गुण स्थान से वो मान लो फोर्थ गुण स्थान में आया। एक समय कितने भी टाइम तक वो रहा फोर्थ गुण स्थान में। फोर्थ गुण स्थान में मिनिमम मिनिमम भी अंतर्मुहूर्त तक तो रहना ही पड़ता है। फोर्थ सिक्स्थ गुण स्थान से वो फोर्थ गुण स्थान में आया। फोर्थ गुण स्थान के बाद वापस से मान लो, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो जीव क्या था? व्रतधारी नहीं, सॉरी, वेशधारी साधु था। वेश से ही साधु है, और वो बहुत लंबे टाइम से क्या है? वो साधु के वेश में ही है, साधु तो सिक्स्थ गुण स्थान में ही है। और सडनली उसके क्या हुआ? अंतर्मुहूर्त के लिए, या थोड़े ज्यादा अंतर्मुहूर्त से भी ज्यादा, जितने भी टाइम के लिए, उसका क्या हुआ? अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण का उदय स्टार्ट हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या हुआ? अप्रत्याख्यान का उदय हुआ, मतलब वो जीव फोर्थ गुण स्थान में आ गया। चौथे में आ गया। वेश से वो साधु है, लेकिन उसके अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, मतलब वो फोर्थ गुण स्थान में आ गया। फोर्थ गुण स्थान में आया, वापस से उसके अप्रत्याख्यान का क्या हुआ? क्षयोपशम हो गया एक ही समय बाद, या एक समय बाद तो नहीं होगा, मिच्छामि दुक्कडम, अंतर्मुहूर्त बाद, या कितने कितने ही टाइम बाद उसका क्या हुआ? अप्रत्याख्यान का उदय के बाद उसका क्षयोपशम हुआ। और क्षयोपशम कितने टाइम तक रहा? एक ही समय के लिए रहा, और पुनः उदय स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जीव काल कर गया। तो इसलिए एक समय में अगर छठे गुण स्थान, एक चौथे से छठे में गया, एक समय छठे गुण स्थान में रहकर काल कर गया, तो इस अपेक्षा से चौथा, फिर छठा, फिर चौथा, ये फोर्थ था, ये भी फोर्थ था। इस बीच वो सिक्स्थ गुण स्थान में सिर्फ एक समय के लिए आया, ठीक है। तो इस अपेक्षा से फोर्थ का बीच का जो अंतर हुआ वो एक समय का हो सकता है। अब सेवंथ गुण स्थान से क्या डायरेक्ट फोर्थ में आया जा सकता है? फोर्थ से तो सेवंथ में चला जाएगा वो जीव, हाँ जी। पर जब सेवंथ से वापस उसको फोर्थ में आना है, तो क्या एक समय सेवंथ में रह के? पहली बात तो ये है कि सेवंथ में एक समय रह नहीं सकता, अंतर्मुहूर्त तो कम से कम रहना पड़ेगा। अंतर्मुहूर्त कम से कम वो अप्रमत्त अवस्था में रहा, उसके बाद ही वो जीव काल करेगा। और दूसरी बात, अगर फोर्थ से सेवंथ में आया, तो टेस्टी भी टेस्टी। सेवंथ से डायरेक्ट वो बिना काल करे तो नहीं ये है जा ना, सकता एक समय में। रोज तो हुआ परसों पड़ी। घी अच्छा म्यूट डालना म्यूट बस करने दो। कीजिए, सही। ठीक है। तो सेवंथ गुण स्थान में अगर वो जीव जाएगा, तो वो एक ही समय में फोर्थ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब हाँ ठीक, ये हो गया। फोर्थ का उत्कृष्ट कितना होगा?
नहीं, अभी हमने जघन्य की बात करी। अब फोर्थ का उत्कृष्ट देख लेते हैं। तो ये जो है फोर्थ गुणस्थान, सेम बात देख लेते हैं। शुक्ल पाक्षिक बना, शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर मुहूर्त में ही उसने क्या करा, प्रथमोपशम की प्राप्ति करी। अंतर मुहूर्त में ये प्रथमोपशम प्राप्ति की प्रोसेस थी, अंतर मुहूर्त में प्रथमोपशम की प्राप्ति कर ली। और उसी फर्स्ट समय में ही वो क्या, फर्स्ट समय में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में? दूसरा, अच्छा अच्छा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। तीसरा संभव नहीं है। हाँ प्रथमोपशम ठीक है। सम्यक तो है और पहला गुणस्थान, पहला समय है प्रथमोपशम का, तो 4, 5 या 7 ही हो सकते हैं। तो 4 संभव है। मान लो यहाँ पर वो प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में ही चौथे गुणस्थान में आया। उसके बाद वो जीव यहाँ से देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वो जीव फोर्थ गुणस्थान में आए। और मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले वो जीव फोर्थ गुणस्थान में आया। ठीक है, मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले वो जीव फोर्थ गुणस्थान में आया और फिर उसने शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस बीच में वो एक भी बार फोर्थ गुण स्थान में नहीं आया। तो इसको कैसे समझना, इसको हम बहुत सारे, क्योंकि फोर्थ गुण स्थान में आने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि वो जीव अगर काल करा किसी भी ऊपर के श्रेणी के गुण स्थानों से, या फिर सिक्स्थ से, सेवंथ से अगर जीव काल करे, या फिफ्थ से भी जीव काल करे, तो कहाँ जाता है वो? चौथे में, चौथे में जाता है ना। तो इसीलिए अगर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऊपर की 11 तक किसी भी अवस्था में रहते हुए जीव काल करे तो वो फोर्थ में जाएगा। और फिर इससे हमको क्या समझना कि अगर वो एक भी बार फोर्थ को टच नहीं करा, मतलब एक भी बार वो देव और नरक की अवस्था में सम्यक दृष्टि नहीं बना, बोल सकते हैं, क्योंकि देवता और नैर्यक का सम्यक दृष्टि अवस्था सिर्फ फोर्थ गुण स्थान वाली होती है। इसीलिए हम ये समझना कि अगर वो मनुष्य या तिर्यंच बना तो भी वो श्रावक बना या फिर उससे ऊपर बना होगा, पर उस अवस्था में काल नहीं किया उसने, क्योंकि अगर वो 5 और 6 में काल करता तो उसको 4 में जाना पड़ता। उसके भाव वापस मिथ्या दृष्टि फर्स्ट गुण स्थान में आने के बाद ही काल करे। और देवता और नैरेक में तो सम्यक दृष्टि बना ही नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई इस बीच में इतने बड़े डिफरेंस में, कि मतलब कितना बड़ा उसका पूरा संसार काल में परिभ्रमण करता रहा, लेकिन अगर वो जितनी भी बार देवता और नैरेक के भव में गया वो मिथ्या दृष्टि ही रहा। और अगर मनुष्य तिर्यंच के भव में भी कभी कभी अगर वो पहुंचा हो गुण स्थानों में ऊपर, तो उस गुण स्थान में रहते हुए भी मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही काल करा उसने। बीच में लाइफ पीरियड में भले ही पांचवा छठा एक बार प्राप्त कर ले, क्योंकि फर्स्ट की डायरेक्ट पांचवे और छठे की गति है, फर्स्ट से डायरेक्ट जा सकते हैं ना पांचवे और छठे में। मिथ्या दृष्टि क्यों रहा बार बार वो इतना लंबे काल? क्योंकि देवता और नैर्य के लिए सम्यक दृष्टि गुण स्थान कौन सा है? चौथा। सिर्फ चौथा ही है ना। तो हाँ, चौथे में तो वो आया ही नहीं है ना, तो वो मिथ्या दृष्टि देवता और नैर्य ही बना होगा। बहुत से बहुत उसने सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त किया होगा, लेकिन वो भी मिथ्यात्व से वापस थर्ड में जाएगा और वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। और इतने लंबे टाइम तक अगर वो मतलब मिथ्यात्व अवस्था में ही रहे तो उसके सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी की भी उद्वलना हो जाती है। फिर वापस उसको हाँ, प्रथमोपशम करना पड़ता है। प्रथमोपशम मान हाँ, लो उसने किया तो भी वो फोर्थ को स्पर्श नहीं करा, वो फिफ्थ सिक्स्थ में गया। वहां से भले ही वो सेकंड में चला जाए, पर उसके बाद बस ये है कि वो फोर्थ में नहीं जाएगा, सेकंड से वापस फर्स्ट में चला जाए फिर परिभ्रमण करे, बस इससे ये बात निकल रही है। ये अनुप्रेक्षा का विषय है, आप लोग और सोचोगे ना तो इसमें और आ जाएगा। ठीक है, अनुश्री जी, हाँ। एक पूछना था कि जैसे अभी पांचवें गुण स्थान का एक समय का स्थिति क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब ये छठे से जा रहा है तो उसके प्रत्याख्याना वर्ण और अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय हो गया, इस कारण से वो चौथे में आ गया। तो वैसे ही मतलब कि यदि ये पांचवा गुण स्थान वाला है वो भी एक समय में उसके भी छठे गुण स्थान वाला है, या चौथे से पांचवें में आया और एक समय में काल क्यों नहीं कर सकता है कि उसके खाली प्रत्याख्याना वर्ण का उदय हुआ, अप्रत्याख्याना वर्ण का क्षोभशम हुआ और उसी समय वो काल कर गया एक समय में?
हाँ, जैसे ठीक है, आपका प्रश्न सही है। अगर ऐसा होता ना कि फिफ्थ गुण स्थान में हाँ एक समय रह के और काल करने की संभावना होती, तो हम फिफ्थ गुण हाँ स्थान की जघन्य स्थिति एक समय की हाँ, लेते। वो याद नहीं मतलब कि प्रश्न ये हाँ है, हालांकि नहीं दिया गया है वो, लेकिन जैसे हाँ छठे से हाँ, है वही। वैसे इसकी संभावना। सही सही बात है कि अगर वो सिक्स से वापस फोर्थ में गया और एक समय वापस हाँ, और एक ये ना कि सिक्स में तीसरे रह गुण के। स्थान की जो आगति है वो अपने अभी इसमें जो दी गई है, अपने अभी इस गुण स्थान स्वरूप वाली बुक में जो दी गई है, तीसरे गुण स्थान की आगति पहला, चौथा, पांचवा, छठा, पहला गुण स्थान और आगति। चौथा और पांचवा छठा दिया हुआ हाँ है आगति। और जो ठीक है। पहले हमारे पास जो हाँ तत्व का ज्ञान की कुंजी थी, उसमें आगति जो दी है खाली पहले गुण स्थान ही दिया हुआ है। उसमें जो टिप्पण में दिया हुआ था तो वो कर्म ग्रंथ की मान्यता के अनुसार तो बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव तीसरे गुण कर्म ग्रंथ के कथनों से सम्यक दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थान में जाता है, परंतु सिद्धांत उस पर नहीं जाता है। यानी कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो तीसरे गुण स्थान में नहीं जाता है, ये मतलब सिद्धांत की मान्यता है। सिद्धांत अभी मत में प्रथम। देखिए, अभी जो ये जो बुक आई है ना, ये काफी अपडेटेड है। तो अभी हम हाँ हो सकता है कुछ और संशोधन हो गए होंगे, तो अभी हमारे सामने अगर ये है तो हम इसको अज्यूम करके चलते हैं। अब जैसे हाँ इसमें भी ना, इसके बाद में भी अगर कुछ आए हैं, जैसे पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम पे जब पढ़ा था, तब ट्वेल्थ गुण स्थान की जो नीति थी वो अन्य थी, बराबर। अब इसमें ट्वेल्थ गुण स्थान की क्या बोली है, जघन्य और हाँ, उत्कृष्ट जगह बता और दी। उत्कृष्ट अलग ठीक है, अलग होते जघन्य हैं। अंतर्मुक्त है, उत्कृष्ट भी हाँ, ये अंतर्मुक्त बोलिए है, और कि जघन्य से वो उत्कृष्ट क्या है, संख्य वो गुण जो है। दिया गया था ना, वो जो दिया गया था वो भी सिद्धांत मत से दिया गया था तुम, क्योंकि और अभी ये बुक अपनी सिद्धांत मत से ही चल रही है हाँ ना, इस कारण हाँ से हाँ, मैंने पूछा था। एक क्या है बार ना कि सुनिए, इसमें एक कोई। बार प्लीज सुनिए। हो सकता है, हाँ ठीक है, बराबर है, हो सकता है। अभी क्या हुआ इसमें, संशोधन के साथ दिया, संशोधन के साथ बोला है कि जघन्य से उत्कृष्ट क्या है, संख्य गुण अधिक है। और अभी हाँ वापस क्या हो गया, ये बुक प्रिंट हो गई हमारे पास, 2-3 महीने से हम इसको हाँ पढ़ भी रहे हो। लेकिन उसके बाद हाँ क्या हुआ, अभी हाथों हाथ वापस अपडेट आई थी कि ये जो ट्वेल्थ का काल है ना, उसको मतलब मैं हाँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि हमको अजघन्य अनुत्कृष्ट ही समझना, जो हम लोग पहले पढ़ते थे वही अब वापस से पढ़ना। इस बुक के अच्छा। प्रिंटिंग के बीच में ये संशोधन हो गया कि जघन्य और उत्कृष्ट है, तो आपको बुक में वैसा हाँ, प्रिंट कर दिया, पर फिर वापस से कुछ करेक्शंस हुए होंगे। तो अभी आप लोगों को अच्छा। कैसा क्या है, ये मैं प्रीति आंटी से पूछती हूँ कि इसके विषय में या तो कोई क्वेश्चन ही ना डाले तो सही होगा। पर अगर इसके हाँ, विषय में कोई क्वेश्चन आया है तो हमको क्या आंसर लिखना है, बुक के अकॉर्डिंग लिखना है कि अब जो नया संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग लिखना। तो ये बात एक अच्छा। बार की पूछने का विषय है, लेकिन अभी आप इतना समझ के चलो कि बुक में आपको जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुठ का दिया हुआ है, पर अब संशोधन हो चुका है। एक्चुअल हमको ट्वेल्थ गुण स्थान का जघन्य उत्कृष्ट नहीं लेते हुए अजघन्य अनुत्कृष्ट ही ओके। लेना। तो अभी अच्छा अच्छा। समझने के लिए इतना रखते हैं, बुक में करेक्शन अपने हाथ से नहीं करेंगे, जैसे भी हाँ करेक्शन हाँ आगे से अगर आते हैं तो ठीक है। पर सुनने में आ गया है कि इसका वापस से संशोधन करवा दिया है, अजघन्य अनुत्कृष्ट ही होगा ट्वेल्थ का। हाँ ठीक है, तो हाँ, अभी हम ठीक इसको है। जैसा है वैसे समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ आगे चीजें संशोधन में भी होती है, कुछ उसमें और मिस्टेक रह जाती है तो उसको वापस संशोधित किया जाता है। तो हो सकता है कि जो तत्व का ताला वाला जो बात है, हो सकता है कि वो वापस से ऐसा समझने में आ जाए कि उसकी जो आगति है वो फर्स्ट से ही हो। पर अभी हमको यही समझ आ रहा है कि गति सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ होगी, आगति 4-5 हो सकती है। इसमें तभी आगति जो दी हुई है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तीनों दिया हुआ है। हाँ, तो 4-5-6 की भी सम्यक दृष्टि अवस्था, प्रमत्त अवस्था हम्म, की भी हम ले सकते हैं। अभी नहीं मान अभी के अभी चलते। अच्छा ठीक हैं? ठीक है। नहीं नहीं, वही मैंने। बाकी ये जो भी है ना, जितना भी विषय है, हमको पूरे कर्म ग्रंथ में ये मतलब कर्म प्रज्ञप्ति जो हम पढ़ रहे हैं, पूरे जब तक आगे तक भी पढ़ेंगे, मन में बस एक ही बात फिट करना, अभी जो मेरे सामने है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, उस बात को फिट कर रही हूँ। लेकिन हाँ अब ठीक आगे जो है। आएगा अगर कोई संशोधन, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, पूरा यही समझते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें कभी भी हाँ कुछ भी संशोधन आ सकता ठीक। है। इसे अभी जो सामने है, हम उसको देखते हुए पढ़ते हैं। हाँ हाँ तो ठीक ये है। हुआ। नहीं। हम्म, हाँ, ये हुआ हमारा फोर्थ गुण हम्म, स्थान का। अब हम अच्छा। इसी तरह से हम बात करते हैं फिफ्थ गुण स्थान की। फिफ्थ गुण स्थान में, फिफ्थ गुण स्थान की आगति क्या हो, मतलब फिफ्थ गुण स्थान की गति कहाँ कहाँ जा सकता है, जिसके बाद वो पुनः लौटेगा, वो हमको निकालना है। तो इसकी गति दीदी क्या क्या होती है। प्रश्न पूछना था। ये उत्कृष्ट अंतर जो बताए ना, मोक्ष जाने के अंतर पूरे चौथे गुण स्थान में आता है। हाँ तो मोक्ष जाने के अंतर्मुख पहले चौथे गुण स्थान में आता है, तो अंतर्मुख में वो मोक्ष पहुंच जाएगा क्या? मोक्ष हो जाएगा उसका हाँ, अंतर्मुख उसका का? आशय तो यही है कब ना।
सब गुण स्थान में भी जाएगा तो अंतर्मुख तो एक एक गुण स्थान में लगता है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अंतर्मुहूर्त 8 में, अंतर्मुहूर्त 9 में, अंतर्मुहूर्त 10 में, अंतर्मुहूर्त 12 में और 13 में भी अंतर्मुहूर्त रह के 14 में भी अंतर्मुहूर्त, टोटल काल भी उसका अंतर्मुहूर्त होता है। उसके पहले शाही समय की प्रोसेस भी वो अंतर्मुहूर्त में प्राप्त करेगा, वो भी अंतर्मुहूर्त, टोटल मिला के उसको अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं लगा। ठीक है। अंतर्मुहूर्त बहुत बड़ी रेंज है। अंतर्मुहूर्त में कितने समय, कितने असंख्य समय हो जाते हैं, तो असंख्य समय काफी बड़ा टाइम है। समय की सूक्ष्मता के हिसाब से, काल की सूक्ष्मता के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स तो इतना है, कम है, ज्यादा है, जो भी हम अज्यूम करें, पर उसी में बहुत सारे अंतर्मुहूर्त के टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मेरी क्लास कंप्लीट हो जाए, डाउट्स हम लोग लास्ट में ही लेने के भाव रखते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा स्मूथ चल जाएगी, प्लस हमको कोर्स भी टाइम से कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाली जो बुक है उसमें हम जितना टाइम एक बार के लिए समझने का टाइम चाहिए, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा इसके बाद जो बुक आने वाली है। इसीलिए एक बार ये बुक जल्दी से कंप्लीट हो जाए ताकि हम फिर उसको ले लें। ठीक है। फिफ्थ गुणस्थान जल्दी से, मतलब हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पर डाउट्स एक बार लास्ट में रखेंगे। 8 से 9 तक हम सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से रखते हैं। फिफ्थ गुणस्थान की बात करें, फिफ्थ गुणस्थान का जघन्य, फिफ्थ से कहाँ कहाँ जा सकता है? फर्स्ट में जा सकता है, इससे आपका गति आगति स्थिति द्वार सब रिवाइज हो जाता है। काफी अच्छा द्वार है ये। फिफ्थ गुणस्थान से फर्स्ट में जा सकते हैं, सेकंड में जा सकते हैं, थर्ड में जा सकते हैं, फोर्थ में जा सकते हैं, सिक्स्थ में, सेवंथ में। ठीक है, सब में जा सकते हैं। फिफ्थ से अब यहाँ पर क्या देखना है? जघन्य एक समय, एक समय फर्स्ट में रह के वापस फिफ्थ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सेकंड से वापस फिफ्थ में आता है क्या? सेकंड से तो आता ही नहीं है। थर्ड में एक समय रह के आ सकता है क्या? नहीं। फोर्थ से भी नहीं। और थर्ड से फिफ्थ में आता है क्या? अगर हमको अंतर देखना है तो कैसे देखना है हमको? 5-1-5, 5-3-5, 5 से थर्ड में जाएगा, वापस से थर्ड से 5 में आ सकता है क्या? नहीं जाएगा। 5 से 4 में जाके 4 से वापस 5 में आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है, पर क्या एक समय जगह रह के आ सकता है? नहीं। 5 से 6 में आया, 6 से 5 में आया, एक समय के लिए 6 में रहा और 5 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एक समय हम काल करने की अपेक्षा रहेगा ही रहेगा वो। काल करने की अपेक्षा बोलते हैं। काल करने की अपेक्षा हम जो है वो फोर्थ गुणस्थान में ही भेजेंगे उसको। ठीक है, फिफ्थ में नहीं रहेगा। सेवेंथ में बस यस और नो एक बार के लिए बोलना है। फिफ्थ से सेवेंथ में गया, सेवेंथ से वापस फिफ्थ में जा सकता है क्या? नहीं तो क्या आएगा ना, सेवेंथ से तो फिफ्थ में जा ही नहीं सकता है, सेवेंथ की गति ही नहीं है। ठीक है, अब 1-4-6 की हमारे पास गति है कि वापस वो फिफ्थ में जाए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वापस इधर आए। अब फिफ्थ गुणस्थान में एक समय इसमें भी नहीं रह सकता, इसमें भी नहीं रह सकता, इस मतलब जघन्य अंतर तो एक समय हो ही नहीं सकता। फिफ्थ गुणस्थान का कहीं भी जाए उसको कम से कम अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ रह सकता है? फिफ्थ से फर्स्ट में अंतर्मुहूर्त रहा, वापस श्रावक बन गया, संभव है। फिफ्थ से फोर्थ में रहा जघन्य अंतर्मुहूर्त के लिए, वापस फिफ्थ में आ गया। सिक्स्थ में रहा अंतर्मुहूर्त के लिए, वापस फिफ्थ में आ गया। ऐसे संभव हो सकता है, इसीलिए जगह लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट की। उत्कृष्ट में क्या देखना? प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में ही फिफ्थ को प्राप्त किया, उसके बाद फिर वो देशन और पुद्गल परावर्तन काल तक, चरम भव तक उसने फिफ्थ गुण स्थान का स्पर्श ही नहीं करा। या तो वो डायरेक्ट संयत बना या फिर वो मिथ्या दृष्टि रहा। या फिर वो अविरत क्या श्रावक। बताया दीदी, फिर से रिपीट कीजिए ये लाइन को। फिफ्थ गुण स्थान में प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में ही वो फिफ्थ गुण स्थान में आया, और उसके बाद वो देशों पुद्गल परावर्तन संसार परिभ्रमण करने के बाद मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले उस जीव ने फिफ्थ गुण स्थान का स्पर्श किया। इस बीच उसने एक भी बार फिफ्थ गुण स्थान का स्पर्श नहीं किया, मतलब वो श्रावक नहीं बना, व्रतधारी श्रावक नहीं बना। दर्शन श्रावक फोर्थ गुण स्थान को प्राप्त कर लिया हो, अगर संयत बना तो 6-7 को प्राप्त किया हो, पर फिफ्थ नहीं बना वो। ठीक है, इसलिए फिफ्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट क्या होगा? देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन काल। क्रोधपुर।
देशों अर्थ भूतगल परावर्तन काल, अंतर की बात कर रहे हैं। शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद वो पूरा संसार परिभ्रमण अर्थ भूतगल परावर्तन का जो था देशों अर्थ भूतगल परावर्तन, वो एक भी बार फिफ्थ में नहीं आया। सिक्स्थ गुणस्थान, हाँ सिक्स्थ देखना है। सिक्स्थ गुणस्थान की बात करते हैं। सिक्स्थ गुणस्थान में जघन्य अंतर, सबसे पहले देखो सिक्स्थ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं और वापस, सिक्स्थ से फर्स्ट में जाके वापस सिक्स्थ में आ सकते हैं, सेकंड और थर्ड में तो वापस जा ही नहीं सकते। मतलब सिक्स्थ में अगर एक बार सिक्स्थ से सेकंड में गया तो वापस सिक्स्थ में नहीं आएगा, थर्ड में गया तो वापस सिक्स्थ में नहीं आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ में गया वापस सिक्स्थ में आ सकता है, सिक्स्थ से सेवंथ में गया वापस सिक्स्थ में आ सकता है। एक समय रह के आ सकता है क्या? नहीं। एक समय रह के नहीं। एक समय रह के वापस से अप्रमत्त से प्रमत्त बन जाए? नहीं, क्योंकि इसमें भी कम से कम अप्रमत्त अवस्था में अंतर्मुहूर्त रहना ही पड़ता है। इसीलिए एक समय का तो जघन्य अंतर नहीं होगा, अंतर्मुहूर्त तो कम से कम रहना ही पड़ेगा, कहीं भी रहे वो। हो गया। अब उत्कृष्ट देखते हैं। सिक्स्थ गुण स्थान से वो जीव इसी में फर्स्ट में, इसमें हमको क्या पता चल रहा है, सिक्स्थ गुण स्थान की अगर बात कर रहे हैं तो सिक्स्थ गुण स्थान में जीव सेकेंड समय में आ सकता है, संभव है, पर फर्स्ट में नहीं होता। इसीलिए 4, 5, 7 वाली जो हम एक समय फर्स्ट समय की बात कर रहे थे, वहां से सिक्स्थ गुण स्थान का अंतर नहीं काउंट होगा। सिक्स्थ गुण स्थान में फर्स्ट समय में आ ही नहीं सकता, आगे जब भी आए वो सेकेंड समय में आया, किसी भी समय में आए प्रथमोपशम के, उस समय पर वो सिक्स्थ गुण स्थान में आया, उसके बाद उसने अंतर्मुहूर्त रह के और छोड़ा, क्योंकि उसमें भी अंतर्मुहूर्त तो रहना पड़ेगा, एक समय के लिए नहीं रह सकता। तो अंतर्मुहूर्त रहा और उसके बाद उसने उस गुण स्थान को छोड़ा। अब उस गुण स्थान को छोड़ने के बाद जीव ने, अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रथमोपशम का सिक्स्थ गुण स्थान में आया, क्या एक समय रह के काल कर सकता है? नहीं, ये सेवंथ, हाँ हाँ, क्या बाधा है सिक्स सिक्स्थ में? प्रथमोपशम में एक काल नहीं समय रह करते के हैं। नहीं, अंतर्मुहूर्त रह के काल में। प्रथमोपशम में काल ही नहीं करते हैं जीव। हाँ, प्रथमोपशम अवस्था है प्रथमोक्त में और काल नहीं, द्वितीयोक्तम में काल कर सकते हैं। प्रथमोपशम की अवस्था है और प्रथमोपशम में रहते हुए वो जीव काल नहीं करेगा। जो बात हम अभी कर रहे हैं वो प्रथमोपशम के सिक्स्थ गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो उसको कम से कम अंतर्मुहूर्त तो रहना ही पड़ेगा। फिर अंतर्मुहूर्त रहने के बाद उसने अगर छोड़ा है तो, एक बार, अगर उसने अंतर्मुहूर्त के छोड़ा है, उसके बाद देशों अद्भुतगल परावर्तन काल तक वो क्या करेगा, संसार परिभ्रमण करेगा, उस बीच एक भी बार सिक्स्थ गुण स्थान का स्पर्श नहीं करेगा। और मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले वो वो जीव आवाज नहीं आ रही दीदी। एक बार होल्ड करना। हाँ, तो ये बात थी कि मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले वो जीव ने क्या करा, वापस सिक्स्थ गुण स्थान प्राप्त किया। तो ये उसका उत्कृष्ट अंतर कितना हो गया, देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल का। ठीक है। अब इस बीच में वो सिक्स्थ गुण स्थान को एक भी बार प्राप्त नहीं करा, मतलब वो ये समझना कि एक भी बार श्रेणी का आरोहण ही नहीं करा, क्योंकि श्रेणी आरोहण के लिए उसको क्या करना पड़ता है, सिक्स्थ में आना ही पड़ता है। 6, 7 मैंने बताया था शायद पहले भी कि अगर उसको उपशम श्रेणी आरोहण करना हो या फिर शपक श्रेणी आरोहण कुछ भी करना हो, तो वो जीव क्या करेगा, सिक्स्थ गुण स्थान को प्राप्त अवश्य करेगा। 6, 7 में अनेकों बार 6, 7 में वो आता है, आता जाता है, उसके बाद ही वो श्रेणी का आरोहण करता है। तो ये समझना कि इस पूरे संसार काल में उसने एक भी बार श्रेणी का आरोहण नहीं किया। और इसके साथ साथ ये भी समझना कि एक भी बार उसने संयत अवस्था को प्राप्त नहीं करा। ऐसा क्यों बोला मैंने, 7th तो जा ही सकता था ना। प्रमत्त अवस्था में 7th में अंतर्मुहूर्त रहकर फिर उसको छठे में आना पड़ेगा अंतर्मुहूर्त के लिए। 7th से अगर वो काल कर जाए तो वो 4th में आ सकता है। ऐसा तो संभव है ना कि वो 6th में आए ही ना। वो हो सकता है डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि था या फिर 4th वाला था, कुछ भी था, 6th में बस नहीं लाना है, 4th वाला था, 5th वाला भी क्यों ना हो, कोई एक श्रावक है
और वो श्रावक है, और वो श्रावक पने से 5th गुण स्थान से उसने लाइफ में पहली बार अगर संयम ग्रहण किया तो वो 7th में जाएगा। 7th में गया और वहां पर अंतर्मुहूर्त रहा और काल कर गया, वो वोट में चले जाएंगे। 4th में चला गया। चौथे में चले गए। ऐसा तो संभव है ही ना, हाँ, नहीं बराबर है ना। अगर अगर ये संभव नहीं भी हो तो फिर आप और सोच के बताना कि दीदी ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, जहां तक लग रहा है कि भले ही वो 7th पे जा रहा है, पर जरूरी नहीं है ना कि वो मतलब 7th में रहते हुए भी काल तो कर ही सकता है। 7th में रह के अगर वो काल किया तो वो 6th का स्पर्श करा ही नहीं उसने उस अपनी लाइफ में। संयत बना पर वो 6th का स्पर्श नहीं करा, अप्रमत्त अवस्था का ही संयत बना और अंतर्मुहूर्त में काल कर गया। करता ही नहीं। उतने ये तो minimum सेवंत गुण स्थान में वो तो आयु को बंद करते हैं, काल थोड़ी करते हैं ना। काल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। काल किसी भी गुण स्थान में काल हो सकता है, 3rd गुण स्थान को छोड़ के। अच्छा। 3rd के अलावा और 12th के अलावा भी। हमने अमर देखे ना, अमर मतलब जिसके अमर द्वारका, हाँ। हाँ 12th में भी काल नहीं कर सकता, 13th में भी नहीं कर सकता। काल नहीं कर सकता मतलब उनकी आयुष्य पूर्ण नहीं होगी, मेन बात नहीं वो है। होगी वो तो फिर, हाँ 12-13 के 12 बाद में तो गया मोक्ष तो ही 12 जाएगा। के बाद 13 में जाएगा, फिर वो तो 14 में मोक्ष ही जाएगा जाएंगे जब वो उसकी तो, हाँ। आयुष्य पूर्ण होगी। ठीक, ये हुई बात कि इस बीच में हो सकता है कि वो जीव संयत बना, पर श्रेणी आरोहण नहीं करेगा, क्योंकि श्रेणी आरोहण के लिए उसको छठा सातवां स्विच करना ही पड़ता है। पर अगर वो 5th से या 4th से डायरेक्टली 7th में गया, अंतर्मुहूर्त रह के काल कर गया, तो ऐसा संभावना लग रही है। एक बार और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मैं आपको करेक्शन करवा दूंगी पूछ के। वैसे मनाही तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ये है कि ये जो छठे में आया, हमको अगर उत्कृष्ट काल निकालना है तो उत्कृष्ट काल हम कैसे निकालेंगे इसका, ये तो बता दिया। एक जनरल से हम ना जितनी अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, जितने डीप में जा सकते हैं ना, उतने जाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ तो सीधे सीधे बता दिया कि क्या है, मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले वो प्राप्त करेगा। पर वो भी कौन सा, क्या वो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले छठे गुण स्थान में रह के संयत ही बना रहा? नहीं, हमको क्या बोलना, अगर वो जीव शायिक सम्यक्त्री जीव हाँ शायिक सम्यक्त्री तो हो ही सकता है। अगर वो जीव शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है अपने चरम भव में, उसके पहले उसको 6th में आना पड़ेगा कंपलसरी। और हो सकता है कि उसके पहले वो एक भी बार 6th में नहीं आया, तो 6th में कब आया, अगर हमको उत्कृष्ट अंतर देखना है, मतलब इस बीच में कितना टाइम हो सकता है कि वो 6th में आए ना, तो यहाँ पर तो वो प्रथमोपशम के सेकेंड समय से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें तो जीव शपथ श्रेणी आरोहण के लिए ही, अपने मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले शपथ श्रेणी आरोहण के लिए ही 6th में आया, वो 6-7 जो अनेकों बार अप डाउन होते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था के लिए उसने 6th में आया शपथ श्रेणी आरोहण के लिए, उस बीच एक भी बार वो 6th गुण स्थान में नहीं आया। क्लियर हो गया? ये उत्कृष्ट काल हमने 6th गुण स्थान का देखा। अब हम 7th गुण स्थान का देखते हैं। 7th गुण स्थान की गति क्या क्या है? फर्स्ट है फोर फर्स्ट है क्या? 7 से डायरेक्ट फर्स्ट में जा सकता है क्या? 6 और 8 में जाएगा, 6 और 8 में जाएगा। यस और नो, मेरा तो बताइए फर्स्ट। एक बार हम सारे 5, 6, 8। चलो, अब मैं जो पूछ रही हूँ ना उसका आंसर देना। फर्स्ट गुण स्थान में जा सकता है क्या 7 से डायरेक्ट? नहीं 7 से डायरेक्ट फर्स्ट में जा सकता है? नहीं। जब आप एक एक क्लियर करेंगे, एक एक खोल के पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों के आगे के द्वार भी रिवाइज हो जाएंगे। 7th गुण स्थान की गति 1 है क्या? नहीं, 7 से 1 में जाएगा। आप परमद है ना, तो जाएगा नहीं। अप्रमत्त अवस्था से डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते ना। नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। गति द्वार एक बार देख के बताइए ना से। सही है, वो प्रथम में नहीं जाएगा। नहीं जाएगी, गति फर्स्ट नहीं होती है। हाँ सही है, चौथे छठे में आठवें नहीं में जाएगा ना अप्रमत्त अवस्था से डायरेक्ट। ठीक है, 7वें गुण स्थान की आगति चौथे 5 छठे 8वें। हाँ 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 ठीक है ठीक है, एक एक खोल के देखते हैं। फर्स्ट गुण स्थान में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। सेकंड में जा सकता है क्या? नहीं जाएगा।
सेवंथ से सेकंड में नहीं जा सकता? नहीं जाएगा, नहीं साधारण है ना। सेवंथ से अप्रमत थर्ड में अवस्था जा में सकता है क्या? नहीं जाएगा, थर्ड में तो जा ही नहीं फोर्थ में? जा सकता है। सकता। सब समझ काल के बोलो, करेगा। ठीक है? एकदम ऐसा नहीं कि बस रट लिया हमने, हर चीज में लॉजिक। काल करे तो फोर्थ में जा सकता है। काल करते आएगा ना फोर्थ में। प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। सेवंथ गुण स्थान से इतनी डायरेक्ट अप्रमत्त अवस्था से डायरेक्ट इतनी अशुभ अवस्थाओं में नहीं जा सकते। इसके पीछे लॉजिक समझना, नहीं तो फिर आप लोगों का वापस गड़बड़ हो जाएगा, जा सकता है कि नहीं जा सकता, जैसा मेरा अभी हो गया था। बस इतना समझना, सेवंथ गुण स्थान से इतनी अशुभ अवस्थाओं में डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि यह अप्रमत्त अवस्था है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में डायरेक्ट नहीं जाते, ठीक है, इसको मिटा देते। अब फोर्थ में जा सकते हैं, फोर्थ में जा सकते हैं, फोर्थ के बाद वापस से डायरेक्ट सेवंथ में आ सकते हैं। ये भी हमारे आना जाना के लिए, पाथ के लिए हम ले सकते हैं। सेवंथ गुण स्थान से, हाँ ठीक है, सेवंथ गुण स्थान से जीव क्या करेगा? 6 में, 8th में। 6th में जा सकता है, 8th में, मतलब हाँ ठीक है, 6th ऊपर ही लेंगे। सेवंथ गुण स्थान से जीव 6th में गया, अंतर्मुक्त रह के वापस 7th में आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है। 8th गुण स्थान में गया, 8th गुण स्थान में अंतर्मुक्त रह के वापस 7th में आ सकता है? आ सकता है। नहीं आ सकता। अगर वो 8th में गया तो उसको 9, 10, 11 करना पड़ेगा, 11 के बाद वापस 10, 9, 8 पे आना पड़ेगा, फिर वापस से वो 7th में चढ़ेगा, थ्रेड ही चढ़ेगा। जस्ट बाद में नहीं आ सकता ना, 7, 8, 7 नहीं हो सकता ना, ठीक है? 8th से 7th में आ सकता है पर जस्ट नेक्स्ट में नहीं आ सकता। अवरोहण में कि आएगा। अंतर्मुक्त बाद ही वो आ जाए, अंतर्मुक्त मतलब जस्ट अंतर्मुक्त 4th में रहा और अंतर्मुक्त बाद वापस 7th में आ गया, ठीक है? अच्छा, 4th में रहने के बाद अगर जी 7th गुण स्थान से 4th गुण स्थान में जाता है और अगर वो काल करके 4th गुण स्थान में रहा, काल करके 4th गुण स्थान में गया, तो क्या वो अंतर्मुक्त बाद वापस 7th गुण स्थान में आ सकता है? नहीं नहीं, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो काल करके गया, सैनिक करके चले गए। देवलोक में गया है ना, देवलोक में। काल करके, ठीक है, काल करके देवलोक में गया, वो बात सही है। एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो 7th गुण स्थान से काल करके देवलोक में गया, 4th गुण तो स्थान 4 से ऊपर नहीं जा सकता, 4 से ऊपर नहीं जा सकता। चारित्र तो ले जा ही नहीं सकता ना साथ में। चारित्र नहीं ले जा सकता। 7th गुण स्थान से 4th गुण स्थान में गया, 4th से हाँ, वापस 7th में नहीं आ सकता। एक नहीं पॉइंट आ ये है कि वो सकता। देवलोक में गया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर कोई जीव काल करके 4th में गया हो तो उसके बाद फिर, मतलब काल करके 7th से गया नहीं है, मान लो कोई मिथ्यादृष्टि जीव भी 4th में गया, तो 4th में अंतर्मुक्त रहने के बाद वो 7th में आ सकता है क्या? बंद नहीं, काल 5 करने में के बाद अगर वो मिथ्यादृष्टि जीव, तो काल करके क्या ही 4th में जाएगा? क्या नहीं, बोलो? ज्ञान की वजह से जाएगा तो। मान लो कोई 5th गुण स्थान वाला जीव है पर वो भी देवलोक में ही जाएगा ना। देखो मेरा हाँ, कहने का ये था कि 7th गुण स्थान से या कोई भी गुण स्थान से अगर 4th में कोई जीव जा रहा है और बर्थ का ही, उसका बर्थ मतलब उत्पत्ति का ही अंतर्मुक्त हुआ है, भले वो पर्याप्त हो गया, पर अंतर्मुक्त में कौन सा जीव 7th गुण स्थान प्राप्त कर पाएगा? देखो वैसे 7th गुण स्थान तो सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य देशों 9 वर्ष के पहले 7th गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर 5th गुण स्थान को प्राप्त करते हैं तो वो तिर्यंश होता है जो अंतर्मुहूर्त में 5th गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो 4th गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त रह के और फिर मतलब अंतर्मुहूर्त 4th गुण स्थान में है, कोई जीव है तिर्यंश जो उत्पत्ति के समय सम्यक दृष्टि था, मान लो 4th गुण स्थान में था और उसके अंतर्मुहूर्त रहने के बाद वो 5th गुण स्थान में आ गया, तो ऐसा संभव है एक बार 5th गुण स्थान के लिए, पर 7th के लिए संभव नहीं हो पाएगा, 6th के लिए भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तिर्यंश के नहीं होते, ये मनुष्य के गुण स्थान है और मनुष्य जन्म के या उत्पत्ति के अंतर्मुहूर्त बाद वो नहीं हो सकता नहीं बनता। ऊपर के गुण स्थान में 5, 6, 7 में, हम्म, ठीक है? पर तिर्यंश के साथ ये हो सकता है कि अगर 5th गुण स्थान की हम बात करें तो कोई तिर्यंश उत्पत्ति के समय 4th में था और अंतर्मुहूर्त में ही वो 5th में आ सकता है क्या? तो हाँ, वो आ सकता है, ठीक है? तो 7th से 4th में रह जाके और फिर वापस से
अंतर्मुहूर्त में ही आ जाए, ऐसी बाय बर्थ वाली काल करने वाली अपेक्षा तो संभव नहीं लग रहा है, और 8 से तो नहीं होगा। तो जघन्य अंतर क्या है? अंतर्मुहूर्त का है। इसको हम इसी से 6th से ही समझे तो ज्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट हमको ये भी नहीं पता ना कि 4th में जो अंतर्मुहूर्त के लिए रह रहा है और 6th में जो अंतर्मुहूर्त के लिए रह रहा है, उनमें से छोटा अंतर्मुहूर्त कौन सा है, ये अभी केवली गम्य विषय बोल सकते हैं। इसलिए हम इसको ऐसे अज्यूम करके चले कि प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था में जो बार बार 6-7 में आवागमन होता है, वो अपेक्षा से जघन्य अंतर 7th का हो सकता है, अंतर्मुहूर्त का। अब उत्कृष्ट देखते हैं। प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में ही जीव ने 7th गुण स्थान प्राप्त किया, और उसके बाद वो पूरे अपने संसार परिभ्रमण करते हुए एक भी बार 7th गुण स्थान का स्पर्श नहीं करा। शपथ श्रेणी आरोहण के लिए जो अनेकों बार 6-7 का अप डाउन करना पड़ता है, उस समय पे वो फर्स्ट टाइम जब 7th गुण स्थान में आता है, और वैसे 6th में नहीं आता पहले, सबसे पहले अगर आ रहा है तो सबसे पहले 7th में ही जाएगा, फिर 6th में जाएगा, क्योंकि वो उस बीच में संयत अवस्था को पहली बार ही चरम भाव में प्राप्त कर रहा है ना, तो वो 7th को प्राप्त करेगा पहले। तो इस अवस्था से लेकर इस अवस्था तक के बीच में उसने एक भी बार 7th गुण स्थान को टच नहीं करा, इसीलिए इसका देशन और पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट अंतर हमने घटित किया है। और मतलब इस बीच उसने एक भी बार उसको प्राप्त नहीं करा है, उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करा है। ठीक है? जी, हाँ, शायद संभावना 8th गुण स्थान से 7th गुण स्थान में आ सकता है जी। 8th से 7th में आ सकता है अवरोहण करके। हाँ, अवरोहण करके आपने बताया ना 8th से 7th में नहीं आएगा करके। मैंने ये नहीं बोला कि 8 से 7 में आएगा ही नहीं, मैंने बोला कि अगर 7 से वो 8 में गया और 8 से तुरंत 7 में आ जाए। अच्छा, हमको तो जघन्य अंतर बोल रहे हैं ना, तो हम इतने सारे क्यों लेके 8 से 9, 10, 11 जाए, फिर वापस 10, 9, 8 में आए, तो वो इतने सारे गुण स्थानों का भी तो अंतर्मुहूर्त ऐड हो जाएगा ना। हाँ हमको हाँ तो हाँ, जघन्य से जघन्य अंतर चाहिए, तो हम क्या बोल ओके रहे हैं, ओके। एक ही अच्छा, गुण स्थान में जगन्य स्विच अंतर करके की बात वापस हो हम रही उसको है, लेके आ जाए, ऐसा समझ में आ गया। ओके, है ना। थैंक यू। हाँ हाँ। 8 से जा वो सकता है वापस 7 में, पर जस्ट 7 से 8 में आया। जैसे 6-7 में क्या हो सकता है, 6 में आया वापस 7 में गया, 7 से 6 में आया, 6 से वापस 7, ऐसा संभव है, पर 8-7 में ऐसा संभव नहीं है। ओके ठीक है? ओके, थैंक यू थैंक यू। वैसे अब हम आरोहण देखते हैं अवरोहण योगेश का भी अंतर मुहूर्त लेते हैं ना, आरोहण और आरोहण अवरोहण अवरोहण का का। अंतर्मुहूर्त लेना पड़ेगा, ऊपर के भी हाँ गुण स्थान ऐड करने पड़ेंगे ना उसमें, तो वो हाँ, जघन्य तो नहीं बच पाएगा अंतर। अंतर वहां भी घटित हो सकता है, इसलिए मैंने 8 को यहाँ पे लिखा। जहां से घटित हो ही नहीं सकते उनको तो टोटल रब कर दिया था, पर 8 से भी हो सकता था, अंतर घटित हो सकता है, लेकिन वो जघन्य अंतर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये हो गया 7th गुण स्थान। अब हम देखते हैं 8th गुण स्थान का। 8th गुण स्थान से कहाँ कहाँ जीव जा सकता है? एक तो 7th में जा सकता है, 4th में जा सकता है अगर काल करे तो, सिर्फ और सिर्फ काल करने के कारण से, और 8th गुण 9th में। यही बात है कि जघन्य अंतर अगर हमको अंतर्मुहूर्त का लेना है तो 8th से 7th में जाए, 7th से वापस से 8th में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। 8th से मतलब संभव नहीं है, पहली बात तो ये बात है कि संभव नहीं है। 8th से अगर वो काल कर गया फिर तो 8th में वापस आएगा ही नहीं, है ना। तो ये बात तो अभी एक बार हटा देते हैं। 8th से 7th में गया, 7th से वापस 8th में आ जाए, ऐसा संभव। 8th से 9th पे गया, 9th से वापस 8th पे आ जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ये भी वो संभव नहीं है ना। श्रेणी तो क्या होगा, 8 से 7 पे गया, मतलब 8 में जस्ट नेक्स्ट वाली तो बात हमको कहीं मिल ही नहीं रही। अगर उसमें अंतर घटित हो रहा है तो भी मोर देन 1 गुण स्थान को स्पर्श करने के बाद पुनः वो 8 में लौटेगा। देखो कैसे, 8 से अगर वो 7th में गया तो कंपलसरी ये अवरोहण वाला है, और अवरोहण वाला जीव 6th तक तो जाता ही जाता है। तो 8th से 7th में गया, 7th से 6th में गया, 6th से द्वितीयोपशम को छोड़ के क्षयोपशमिक बना, क्षयोपशमिक से वापस द्वितीयोपशम को प्राप्त किया, द्वितीयोपशम को प्राप्त करने के बाद वो वापस से 7th 6th 7th 6th 7th में अनेकों बार हुआ, उसके बाद फिर वो उपशमक श्रेणी का आरोहण करके वो 8th गुण स्थान में आया। ये इतना लंबा प्रोसेस के बाद वापस 8th में आ सकते हैं, पर इस पूरे प्रोसेस में लगता है ये ऐसा केस लिया हमने कि अंतर्मुहूर्त में मतलब
उपशमक श्रेणी का अवरोहण करने के अंतर्मुहूर्त पश्चात वापस से उपशमक श्रेणी का आरोहण किया। ऐसे संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है, कर सकता है ना ऐसा? आरोहण अवरोहण में ले सकते हैं अंतर्मुहूर्त। एक बार पहले ये देखिए, ये वाला जो है ना, एक बार ना मेरे आंसर्स देने की कोशिश करिए, फिर हम आगे देखेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और क्लास ज्यादा फास्ट हो जा रही हो तो आप लोग बिल्कुल बता देना, हमको सारे लेवल के स्टूडेंट्स के हिसाब से क्लास रखनी है, हमको कोई जल्दी नहीं है आगे भागने की। जब तक आपको समझ नहीं आता मैं फिर से रिपीट करूंगी, स्लो रिपीट करूंगी, ठीक है? तो इसलिए किसी को भी एक छोटी सी चीज भी नहीं समझ में आए ना तो आप बिल्कुल पूछ लेना क्लास में। आप सभी की क्लास है, ये कोई 1 2 3 4 ऐसे कुछ नहीं है कि हम स्पेशल लोगों की ही क्लास लेंगे और बाकी सबको बोलेंगे कीप क्वाइट, ठीक है? तो अब ये क्या हुआ, 8th गुणस्थान से 7th में गया, 7th से 6th में गया, 6 के बाद ये अभी तक द्वितीयोपशम की ही अवस्था थी, क्योंकि हमको पता है कि जो भी द्वितीयोपशम से अवरोहण कर रहा है उसको 6th तक तो जाना ही पड़ेगा। द्वितीयोपशम से मतलब उपशमक श्रेणी से अवरोहण कर रहा है तो उसको 6th में तो जाना ही पड़ेगा। अगर वो जीव 6th में गया है तो उसके बाद अंतर्मुहूर्त बाद वो पुनः उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कर सकता है ना? अगर आप लोगों को चैट बॉक्स में भी रिप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, अगर अनम्यूट नहीं भी करना है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, तो थोड़ा सा रहेगा कि हम क्लास में एक्टिव है और हमको समझ आ रहा है। फिर ऐसा संभव है कि अंतर्मुहूर्त में उसने वापस से उपशम श्रेणी का आरोहण किया। अगर उसने वापस उपशम श्रेणी का आरोहण किया है तो कंपलसरी है कि वो 8th गुणस्थान में तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए 7th में गया, 6th में गया, वापस से 7th में आके 8th में जा सकता है। तो ये इसका अंतर घटित कर सकते हैं हम, पर अंतर्मुहूर्त में ही उसने वापस 8 को प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं जब वो आरोहण कर रहे हैं, आरोहण करके वो 9th में गया, 9th से वापस 8th में चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। 8th से अगर वो 9th में गया तो उसके बाद उसको आगे 10th में भी जाना पड़ेगा, 11th में भी जाना पड़ेगा, 11th से वापस 10th में आना पड़ेगा, 10th से वापस 9th में जाना पड़ेगा, तब जाके वो वापस से 8th को प्राप्त करेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा 8th गुणस्थान का अंतर। अब इसमें भी क्या लगा, 9 से 10, 10 से 11, फिर 10, फिर 9, इसमें भी टोटल काल कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त ही लगता है। तो चाहे वो आरोहण करे और उसके बाद फिर वो 11 तक पहुंचे, फिर अवरोहण करके 8 पे आए, तो भी वापस से अंतर्मुहूर्त का ही घटित हो सकता है। और इधर से भी अगर वो अवरोहण करके 7 और 6 तक जाए, 6 से वापस से वो 7th में आके दूसरे बार का जो उपशमक श्रेणी का आरोहण है उसमें वो 8th गुणस्थान को प्राप्त करे, ऐसा भी संभव है। पर हमको दोनों में अंतर्मुहूर्त है, लेकिन हमको ये नहीं पता अभी कि इसका अंतर्मुहूर्त छोटा होगा कि इसका अंतर्मुहूर्त छोटा होगा। इसलिए अभी हम ये जो जघन्य अंतर बोल रहे हैं उसको सिर्फ अंतर्मुहूर्त अज्यूम कर लेते हैं, ये वाला है कि ये वाला है, ऐसा हमको कुछ नहीं पता। पर ये ही 2 चांसेस हैं जिनके बाद वापस से 8th गुणस्थान में आया जा सकता है, जघन्य, ठीक है? अब उत्कृष्ट की बात करते हैं। उत्कृष्ट क्या लेंगे? उत्कृष्ट मतलब यहाँ पे प्रथमोपशम जीव, हमने प्रथमोपशम का फर्स्ट समय या फिर प्रथमोपशम की अवस्था में ये गुणस्थान ले लिए थे, पर 8th गुणस्थान क्या प्रथमोपशम की अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता। कब आएगा? अगर वो नहीं नहीं आ सकता। उपशमक का है, शपक श्रेणी इसमें नहीं हो सकती, शपक श्रेणी से वापस से अवरोहण नहीं होता ना। अगर अवरोहण होगा तभी तो हम अंतर, शपक श्रेणी में अगर कोई एक गुणस्थान में आया, अंतर क्या होता है? अंतर मतलब एक ही गुणस्थान में 2 बार आया है, उस बीच में कितने ड्यूरेशन बाद आ सकता है। पर शपक श्रेणी में अगर 8वें में आया है तो फिर से डबल बार शपक श्रेणी नहीं होती, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? अब हाँ, ये अब हम देख रहे हैं कौन सा उत्कृष्ट। तो यहाँ पर प्रथमोपशम की अवस्था में तो 8th गुणस्थान संभव नहीं है। अब अगर 8th गुणस्थान यहाँ पर संभव नहीं है तो क्या इसी भव में वो द्वितीयोपशम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है? संभव है, कर सकता है, संभव है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि शुक्ल पाक्षिक बना, ठीक है? इसको मैं फिर से एक बार समझाती हूँ।
इस समय पर जीव शुक्ल पाक्षिक बना। उसके बाद अंतर्मुहूर्त में उसने प्रथमोपशम की प्रोसेस करी। अंतर्मुहूर्त का उसका प्रथमोपशम का काल रहा। प्रथमोपशम के बाद क्षयोपशमिक अवस्था में अंतर्मुहूर्त रहा और द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करके 8 गुण स्थान को उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, 8 गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद पढ़ाई कर रही है बेटा। शुक्ल पाक्षिक बनने के एक अगले ही अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर, मतलब एक अंतर्मुहूर्त मतलब अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ही उसने द्वितीयोपशम प्राप्त करके 8 गुण स्थान को टच कर दिया। अब इस 8 गुण स्थान के बाद में जैसे इस 8 गुण स्थान को छोड़ के वो 9th पे आया, ये आरोहण की बात है, ठीक है, ये अवरोहण की बात नहीं कर रहे, ये आरोहण की बात है। अब आरोहण के बाद फिर उसके बाद फिर वो 9 पे गया, 10 पे गया, 11 पे गया, उसके बाद फिर वापस से 11 से 10 पे आया, 9 पे आया और फिर वो 8 पे आया। तो अब हमको वापस से यहाँ पे तो अंतर मिल गया है, लेकिन अब हमको जब उत्कृष्ट अंतर बताना है, मतलब इस बीच एक भी बार वो 8 को क्रॉस नहीं करेगा, तो हम इस वाले 8 से नहीं ले पाएंगे, हमको इस वाले 8 से उसका अंतर स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? आरोहण वाले 8 से हम अंतर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके बाद तो बहुत जल्दी से वापस 8 की प्राप्ति हो रही है ना। इसीलिए जब सेकेंड बार वो अवरोहण के बाद वो 8 में आया था, वहां से हमारा अंतर स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो द्वितीयोपशम से 7। दीदी क्या? अवरोहण करते करते अगर वो काल कर ले तो ये सेकंड वाला 8th तो वो टच ही नहीं करेगा। देखो अगर वो काल कर ले, हाँ संभावना है कि वो, हाँ बराबर बराबर ठीक है, ऑप्शन काफी अच्छा है आपका। अगर हमको ऐसा उत्कृष्ट अंतर घटित करवाना है तो हमको इसी से उसको कंपलसरी काल करवाना ही पड़ेगा। प्रथमोपशम अवस्था हाँ तो वो अबद्धायु हो, मतलब ठीक है चलेगा। इस गुण स्थान में वो, मतलब इस पहली बार में आरोहण करते हुए ही जब वो 8 में आया, उसके बाद उसका अवरोहण पॉसिबल ही नहीं हुआ और उसने क्या करा, काल कर गया। अगर वो काल कर गया तो फिर वो कंपलसरी लेना पड़ेगा कि उसने काल ही किया है, क्योंकि अगर वो काल नहीं करेगा तो वापस से हमारा अंतर इधर से और छोटा हो जाएगा, बराबर ठीक है। 8 गुण स्थान को अगर उसने प्राप्त किया, उसके बाद फिर वो लाइफ लॉन्ग उसने एक भी बार उपशमक श्रेणी का आरोहण नहीं करा। और चरम भाव में अगर हमको घटित करना है तो वो शपथ श्रेणी के आरोहण पूर्वक ही शायिक सम्यक्त्वी जीव ही क्या करेगा। यहाँ पर तो कंपलसरी उपशमिक द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी ही था, पर यहाँ पर वो शायिक सम्यक्त्वी अवस्था में ही 8 को करा है, क्योंकि वो शपथ श्रेणी का आरोहण है। शपथ श्रेणी आरोहण कौन कर सकता है? सिर्फ शायिक सम्यक्त्वी जीव। ठीक है, तो शायिक सम्यक्त्व शपथ श्रेणी अंतर्मुहूर्त पूर्व ही उसने आरोहण किया, उस अपेक्षा से वो 8 गुण स्थान में आया। इस बीच में एक भी बार 8 गुण स्थान को टच नहीं करा, भले ही श्रेणी आरोहण नहीं, श्रेणी आरोहण तो 8 से स्टार्ट होता है, तो श्रेणी आरोहण 7th गुण स्थान श्रेणी आरोहण करेगा ही नहीं वो, बात इतनी है बस, क्योंकि श्रेणी आरोहण करता तो उसको 8th में आना ही पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे वो 8th में रहते हुए ही काल कर गया, 8th में रहते हुए, या फिर 8th के बाद वो 9th में गया, 10th में गया, 11th में गया, वापस 10th में आया, 9th में आया, और ऐसी अवस्था में भी वो काल कर जाए तो भी चलेगा, पर 8th को टच नहीं कर पाया। उसके बाद पूरा अर्थपुद्गल परावर्तन काल, देशन अर्थपुद्गल परावर्तन काल के बाद वो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले शपथ श्रेणी आरोहण करा, उसमें वो 8 गुण स्थान को टच करा, तो ये उसका अंतर हो गया। अभी ऐसे 9th गुण स्थान का देख लेते हैं। 9th गुण स्थान भी लगभग ऐसे ही समझना रहेगा। 9th से वो 8th में जाता है, 8th से वो 7th में जाता है, 6th में जाता है, वापस से द्वितीयोपशम प्राप्त कर सकता है, तो जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त का हो गया। इधर से भी वो 10th में जाएगा, 10th से वो 10th से जाएगा, 10 से 11, 11 से 10, 10 से वापस 9 में गया, तो ये भी अंतर्मुहूर्त काल लगेगा, इसीलिए इसका भी जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त घटित कर सकते हैं, आरोहण करे या अवरोहण करे कोई भी। फिर है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट भी बात यही हो गई, शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद वो पहले प्रथमोपशम प्राप्त किया, उसके बाद द्वितीयोपशम प्राप्त करके उपशमक श्रेणी का आरोहण किया, 9th गुण स्थान को टच किया, 9th गुण स्थान से अगर हम और सूक्ष्मता से देखें ना, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं
कि 9th गुण स्थान में एक समय रह के ही वो काल कर गया, तो हमारा अंतर और बड़ा हो जाएगा। फिर उसको हम आरोहण अवरोहण भी क्यों करवाएं? दीदी एक डाउट है दीदी, आरोहण में काल कर सकता है ना जीव कि नहीं कर कर सकता? सकता है, कर कर सकता है, कर सकते हैं। आरोहण में भी कर सकता है, अवरोहण में भी कर सकता है। काल मैडम करने का कोई वो नहीं होगा। हाँ, मैडम ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आते हैं ये? आप इस अवस्था पे बहुत बार जा चुके होंगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ ही है। ज्ञान नहीं का जैसे क्षयोक्षम, ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो अपने आप हमको ध्यान में आएगा कि क्या पता जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, हमको पता चल जाए कि हाँ ये पढ़ते पढ़ते याद आ जाए कि हाँ मैंने भी कभी उपशमक श्रेणी का आरोहण किया अच्छा था। तो ये जाते समय याद हो सकता है हमको? जितना पढ़ेंगे उतना देखते हैं हाँ चलो, होगा थैंक यू या नहीं थैंक यू। होगा। मैडम काल है तो बाकी सब 11वें प्रैक्टिकल ही गुण जो स्थान भी पे है। कर सकते हैं ना काल तो? 11वें गुण स्थान से कर सकता है, लेकिन अगर हमको अंतर बताना है ना, कि उत्कृष्ट अंतर अगर हमको बताना है, तो ये जो उत्कृष्ट अंतर हम बताएंगे ना, ये उत्कृष्ट अंतर हम 9th गुण स्थान का भी पूरा अंतर्मुठ काल क्यों ले? अगर ये, इसको मेरा क्या कहने का मतलब है, 8th में भी यही समझना। मेरा कहने का मतलब ये है कि द्वितीयोपशम प्राप्त करने के बाद उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण किया, और वो 8th या फिर 9th जो भी गुण स्थान है, 8, 9, 10 तीनों के लिए एक साथ बात कर लेते हैं। 8, 9, 10 किसी भी गुण स्थान में वो गया, उसके बाद फिर हम उसको वापस से आगे 9, 10 फिर 11 और फिर उसके बाद फिर 10 फिर 9, उसके बाद 8 का नंबर आने से पहले उसको काल करवाएंगे, ऐसा हमने बोला था अभी। तो हम इतना भी क्यों, हमारे अंतर में उत्कृष्ट अंतर लेना है, तो इस इतना भी काल क्यों हम छोड़े? उसको हम जस्ट इसके बाद ही करवा सकते हैं। और इसके बाद तो बाद, ये पूरा अगर अंतर्मुठ काल है तो इसमें एक समय के लिए आया, फर्स्ट समय पे ही काल कर गया, ऐसा भी तो बोल सकता है। अगर एक समय के लिए ही वो 8 गुण स्थान पे रहा, तो हमारा ये जो अंतर है और बड़ा हो जाएगा, और सूक्ष्मता से अगर हम देखने जाए तो। ठीक है, तो 8 गुण स्थान पे, 9th पे या फिर 10th पे वो एक समय के लिए ही रहा और काल कर गया, तो वो 4th गुण स्थान पे चला गया। और उसके बाद वो जीव अपने पूरे संसार परिभ्रमण करते हुए एक भी बार 8, 9, 10 जिसकी भी हम बात करेंगे उसमें एक भी बार नहीं आया, और चरम भाव में भी वो लाइफ लॉन्ग नहीं आया। कब आया वो उसमें हाँ ठीक है, वो मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले शपथ श्रेणी आरोहण के लिए 8, 9, 10 जिस भी गुण स्थान में आया वो समझना। ठीक है, तो ये इस अपेक्षा से हमारा वो अंतर घटित होगा उत्कृष्ट। एक समय रह दीदी के ही काल करवा देते हैं ना, तो और दीदी उत्कृष्ट आरोहण अंतर मिल करते जाएगा। समय काल करता है, ये तो कहीं पढ़े नहीं है। अवरोहण का तो पढ़े हैं, आरोहण का तो नहीं पढ़े कि 8 से 9 में जाए, 9 से 10 में जाएगा, 10 से 11 जाए, इतना तक तो जाता ही है जीव काल जब तो से कर ही आरोहण सकता है, करता है। तो संभावना तो यही है कि वो काल कर सकता है आरोहण में भी। दीदी हम लोग ऐसे अभी जितना पढ़ रहे हैं उसमें तो एक आरोहण बार में क्या है। 10वें दीदी 10वें हम लोग भी गुण स्थान पढ़े पे थे तो ना, काल तो कर सकते हैं। उतरते हुए ही हम लोग काल, मैंने भी वही पढ़ा हुआ था, इसलिए मैं ध्यान से सुन रही थी। ठीक है, तो एक बार ये पूछ लेते हैं, मैं डाउट हाँ, नोट कर लेती हूँ। आरोहण में तो 10वें 8वें के बाद करेगा ही नहीं ना मैडम, वो तो ऊपर चढ़ता जाएगा और फिर खत्म कर देगा। कर सकता है मेरे ख्याल पर से, द्वितीयोपशम में तो कभी भी काल कर सकता है ना, ऐसे ही कर तो सकता है वो पढ़ा। काल। नहीं, अगर शपथ श्रेणी उसका का है तो आयुष्य नहीं पूर्ण हो करेगा, जाएगा तो अगर उपशमक संभावना तो श्रेणी का है तो लगेगी। करेगा। क्या? शपथ श्रेणी का है तो नहीं करेगा, और उपशमक श्रेणी का है तो करेगा। वो तो कर किसी भी सकता है। हाल में सवाल ही नहीं है कि शपथ श्रेणी वाला काल करे, श्रेणी के बीच में काल करना, हाँ, हम उपशमक श्रेणी की ही बात अगर वो करते हैं, पर 8वें यहाँ 9वें 10वें में से सीधा 12वें में और फिर 13वें 14वें में जा रहा है तो वो काल करेगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो डाउट का काम ही नहीं है, वो बस इतना पूछना चाह रहे हैं। और डाउट यहाँ आ रहा है कि अगर उपशमक श्रेणी है और उसमें काल कर सकते हैं, तो क्या आरोहण में भी काल कर सकते हैं या सिर्फ कर अवरोहण में सकते ही हैं, काल करते हैं, ये उनका नहीं डाउट है। तो मेरे मैडम कर वो हिसाब सकते से हैं। आरोहण आरोहण अवरोहण अवरोहण दोनों में दोनों ही में काल कर किसी भी सकते हैं समय वो पर तो। काल कर सकते हैं। दोनों में काल हाँ, कर तो सकते हैं मैडम, दोनों में कर दोनों में सकते हैं। ठीक है, एक बार यही मान के चलते हैं कि दोनों में ही काल, आरोहण हो या अवरोहण, दोनों में ही काल कर सकते हैं। पर मैंने इसको नोट कर लिया, मैं पूछ के अगर कुछ करेक्शन हो तो फिर मैं इन्फॉर्म करूंगी। ठीक है, नहीं तो यही समझना कि आरोहण या अवरोहण दोनों में ही काल कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको आरोहण करते हुए ही काल करवा दे, एक समय के लिए बस उसने आरोहण करते हुए एक समय के लिए आया और काल करवा दे, तो ऐसा हो सकता है। ये हो गया 10th गुण स्थान तक। अब हम 11th गुण स्थान की बात देख लेते हैं एक बार। 11th गुण स्थान में वो आया, 11th गुण स्थान में आया था। 11th गुण स्थान से यहाँ पर वो, यही कौन था? द्वितीय उपशम सम्यक्ति था।
क्या शायिक सम्यक्त्वी जीव 11th में आ सकता है? पहली बात, पहला डाउट ये है। नहीं आएगा, आ सकता है या नहीं आ सकता? शायिक शपथ सम्यक्त्वी जीव, शायद समय कितना हम शायिक शपथ की समझ सम्यक्त्वी रहे तो थे। 11th में आ ही आ सकता है सकता ना। है। आएगा। शायिक सम्यक्त्वी तो 11th में आ ही सकता है, ठीक है। दीदी शपथ और शायद में वो हो गया कंफ्यूज। हाँ, शायिक सम्यक्त्वी है तो वो आ सकता है, पर ये वाला तो पक्का जो भी हम गिन रहे हैं वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी का ही गिन रहे हैं, क्योंकि अगर ये शायिक सम्यक्त्वी जीव होता। चलो अच्छा, ये बात देख लेते, जो अभी हमने 8, 9, 10 देखे थे और अब जो हम 11 देख रहे हैं, इसमें हम द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी ही ले रहे हैं कि शायिक सम्यक्त्वी भी ले सकते हैं? शायद सम्यक्त्वी भी ले दोनों ही सकते ले हैं। सकते हैं, दोनों ले सकते दोनों। हैं ना मैम, दोनों ले सकते हैं। शायिक सम्यक तो आपको लगता है देशोनाथ पुद्गल परावर्तन काल तक टिकेगा? नहीं नहीं, होता है ना मैम, वो तो दो अगर तीन शायद भाग, तीन प्राप्त कर भाग लिया तो। इतना लंबा काल है, अगर किसी जीव को शायिक सम्यक तो प्राप्त हो गया तो वो तो जीव 3 4 भव भाग। से ज्यादा तो करेगा ही नहीं, 3 या 4 भव ही करता है मैक्सिमम। हाँ, अगर वो 33 आग्रोपम का भी देव बन जाए तो भी ये तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, अनंत काल है, और ये तो असंख्य काल है। हाँ सही है दीदी आप। तो ये शायिक वाला तो हो ही सही नहीं सकता, ये पक्का नहीं द्वितीयोपशम वाला ही होगा। होगा, ठीक है। ये हो गया 8, 9, 10, और फिर उसके बाद 11 की बात करते हैं। 11 द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव 11 से वापस से मान लो एक ही समय रहा और काल कर गया, उसके बाद फिर वो इस बीच कभी भी मान लो उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण भी किया, अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आरोहण करा पर 11 तक नहीं पहुंचा और काल कर गया, आरोहण में भी काल करने का मान के चलते हैं, तो ठीक। इस बीच मान लो वो आरोहण भी करा पर 11 तक पहुंचा नहीं और वो काल कर गया उसके पहले ही, तो वो 11 तक नहीं, एक भी बार उसने स्पर्श नहीं करा। अब क्या वो चरम भाव में 11 को स्पर्श कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं क्यों नहीं कर सकता। क्यों जो नहीं बोल रहे हैं कि कर सकता है वो बताइए कि कैसे कर सकता है चरम भाव में? चरम भाव में देखो 11 गुण स्थान क्या है, क्या दिक्कत है 7th में, मतलब चरम भाव में 11th में आने में? अब तो एक श्रेणी करेगा ना, एक श्रेणी करेंगे, या उपशमक या शमक। चरम शरीर वाला देखो 11 में आता ही नहीं, चरम शरीर जीव 11 में कभी नहीं आता है। एक चरम श्रेणी शरीर में जो जाएगा, होता है, 10th हाँ के हाँ बारहवें में हाँ, जाएगा। सुनिए अब मैं आंसर देती हूँ। जो चरम शरीरी जीव होता है वो सिर्फ शपक श्रेणी का ही आरोहण करता है, वो उपशमक श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता, तो शपक श्रेणी आरोहण में 11th गुण स्थान नहीं आता, बराबर। इसीलिए जो ये 11th गुण स्थान अभी यहाँ पे हम 8, 9, 10 जो भी देख रहे थे, वो हम क्या बोल रहे थे, ये वाला तो उपशमक श्रेणी वाला है और ये वाला शपक श्रेणी वाला है, ठीक है। उस बीच उसने उपशमक श्रेणी का आरोहण नहीं करा, ऐसा हमने बोला था। 8, 9, 10 वाला शपक श्रेणी का हमने बोल दिया, पर अगर हमको 11th का अंतर बताना है तो चरम भाव को तो हम ले ही नहीं पाएंगे, मतलब मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले वाली जो बात है वो तो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगी, उसको अपना चरम भाव तो पूरा निकालना ही पड़ेगा। चरम भाव में 11th गुण स्थान नहीं है। अब आप मुझे बताइए, और ये जो द्विचरम भाव है, द्विचरम भाव में मान लो ये शायिक सम्यक्त्वी जीव है, क्या वो अपने द्विचरम भाव में उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है? ध्यान से सुनना, शायिक सम्यक्त्वी जीव द्विचरम भाव में उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है क्या? कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि द्विचरम भव तो वो देव का भव या अगर वो जीव शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करा होगा, मान लो इस भाव में उसने शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, इस शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की योग्यता किसको होती है? जिसने या तो वैमानिक की देव आयु का बंध किया हो, या फिर पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी की आयु का बंध किया हो, या फिर युगलिक मनुष्य या तिर्यंश। तो अगर उसने युगलिक मनुष्य तिर्यंश का आयु बंध किया होगा तो वो शायिक सम्यक्त्वी जीव इस भाव में उपशमक श्रेणी आरोहण करे चलेगा, कर सकेगा, कर सकता है। लेकिन हाँ, रुको, नहीं इस करेगा। भाव में नहीं रुको, इस भाव में अगर उसको शायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो रहा है और उसने मतलब इसी भाव में शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया और उसके अगले भाव की आयु युगलिक तिर्यंश मनुष्य की थी, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उपशम श्रेणी के लिए देवता या में ही तो जा। अबद्ध आयु हो या फिर वैमानिक देव की आयु बंद किया हो।
इसीलिए शायिक सम्यक्त्वी जीव उस भाव में अगर शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है और युग्लिक तिर्यंश या मनुष्य का बांधा होगा तो वो इस भाव में उपशम श्रेणी का आरोहण कर ही नहीं पाएगा। चलो इस भाव को कैंसिल कर देते हैं। अब मान लो ये भाव था, इस भाव में उसने क्या करा, शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया। ये भाव में अगर उसने शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है तो कंपलसरी थर्ड लास्ट भाव है, मतलब युग्लिक की तो होगी नहीं। तो क्या होगा, नरक का भाव होगा, नरक आयु बांधी होगी या देवायु बांधी होगी या अबद्ध आयु है। अबद्ध आयु है तो ये उसका थर्ड लास्ट भाव नहीं होता। अबद्ध आयु तो उसी भाव में शपक श्रेणी का आरोहण कर देता है। तो या तो नरक आयु हो या देवायु हो। नरक आयु या देवायु वाला जो है उसमें से भी अगर नरक आयु बांधी होगी तो वो उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करेगा। अगर देवायु बांधी है तो फिर वो उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है। वहां से उपशम श्रेणी का आरोहण करके वैमानिक देव बन गया। वैमानिक देव की अवस्था में वो उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद फिर चरम भाव में जब वो आता है तो उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता क्योंकि उसको शपक श्रेणी का आरोहण करना है। इसीलिए अगर वैमानिक देव आयुबद्ध हो तो फिर अपने थर्ड लास्ट भाव में शायिक सम्यक्त्वी जीव उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है, सिर्फ वैमानिक देववद्ध आयु वाला ही। ठीक है, पर अगर वो जीव, हमको उत्कृष्ट अंतर अगर निकालना है 11वें गुण स्थान का, तो हमको कोई ऐसा जीव देखना पड़ेगा जो इसके बाद भी उपशम श्रेणी का आरोहण करे। तो ये तो पक्का है कि वो जीव शायिक सम्यक्त्व वाला नहीं है। तो जो भी जीव है वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी है, बराबर। अब जो द्विचरम भाव हम बोल रहे हैं, शायिक सम्यक्त्व तो इस चरम भाव में ही प्राप्त करेगा, क्योंकि द्विचरम होता तो फिर उसके बाद अगला भाव तो उसका वैमानिक का होता या फिर नरक का होता। मनुष्य का क्यों होता? अगर चरम भाव में आना है तो मनुष्य का भाव चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, द्विचरम भाव। द्विचरम भाव में कोई जीव अगर उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो वो जीव कौन सा सम्यक्त्वी होगा? तो ये हमने बोल दिया वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी ही होगा, क्योंकि हमने देख लिया शायिक सम्यक्त्वी होगा तो नेक्स्ट भाव में उसको मोक्ष नहीं हो सकता, थर्ड भाव में ही मोक्ष होता है। फिर ये बात क्लियर हो गई? डाउट में तो नहीं हूँ? तो वो जीव क्या है, उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है द्विचरम भाव में, वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी है। अब एक बात बताइए, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी और उपशम श्रेणी आरोहण के लिए या तो वो जीव क्या होना चाहिए, वैमानिक देव बद्धायु हो या फिर वो अबद्धायु हो। ठीक है, अगर उसने वैमानिक देव बद्धायु होगा तो क्या वो द्विचरम भाव में आरोहण कर सकता है? नहीं। अगर उसका वैमानिक देव आयु का बंध है तो इस भाव से वो वैमानिक देव में बनेगा ना। पर हमको तो चरम भाव मनुष्य का चाहिए, ये हमारा मनुष्य का भाव चाहिए है, बराबर। और द्वितीयोपशम या उपशम श्रेणी का आरोहण करता है, ये भी मनुष्य का भाव है, बराबर है ना। तो मनुष्य के भाव में उपशम श्रेणी का आरोहण किया, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव है, बंध नहीं किया होगा, वो जीव अबद्धायु है। ये बराबर ध्यान में रखना। अगर कोई जीव द्विचरम भाव में उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है वो मनुष्य ही है, और वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अगर प्राप्त कर रहा है, उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है, तो वो कंपलसरी बद्धायु ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने वैमानिक देव की आयु का बंध कर लिया होता तो अगले भाव में उसको देव बनना पड़ता, मनुष्य नहीं बन पाता, और चरम भाव में मनुष्य बनना कंपलसरी है। ठीक है, अब ये बात है कि अबद्धायु है तो द्वितीयोपशम का आरोहण किया, उसके बाद फिर वो अवरोहण करके वापस से वो क्या बन जाएगा, मतलब वापस द्वितीयोपशम की अवस्था में अबद्धायु था, उसके बाद उसने वापस से अवरोहण करा, उसके बाद फिर उसने अपना आयु का बंध किया। ऐसा संभव हो सकता है। और किसका आयु का बंध करेगा? तो वो मनुष्य आयु का ही। मनुष्य आयु का बंध कोई जीव मतलब कोई मनुष्य आयु का बंध। अच्छा, ये आप अगले बार में पढ़ोगे, अभी जो इसके बाद वाली बुक में आएगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य अगर मनुष्य आयु का बंध कर रहा है तो कंपलसरी बात ये है कि वो जीव मिथ्यात्वी ही होगा। ठीक है, मनुष्य आयु का बंध करने वाला, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि है तो वो कंपलसरी देवायु का बंध करता है। तो अगर ये द्वितीयोपशम में, मतलब क्या हुआ असल में, अब वापस से एक बार सुनना। द्विचरम भाव था, द्विचरम भाव में हमको 11वें गुण स्थान टच करवाना है, क्योंकि हमको उत्कृष्ट
देखना है। चरम भाव में हो नहीं सकता, द्विचरम में है क्या? हाँ, तो संभावना है, पर किसकी? द्विचरम भाव में अगर उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो पक्का पहली बात तो गति किसकी होगी? मनुष्य की गति है, मनुष्य का भाव है। मनुष्य के भाव में उपशम श्रेणी आरोहण कर रहा है, और वो कौन सा जीव होता है? एक तो वैमानिक हो सकता था, एक अबद्धायु हो सकता था। अगर वैमानिक की आयु बांधी होती तो अगले भाव में मनुष्य नहीं बन सकता, वैमानिक देव बनना पड़ता, जो उसका चरम भाव नहीं होता। अगर वो बद्धायु है तो वो उपशम श्रेणी का आरोहण किया, उसके बाद अवरोहण करके फिर वो आयुष्य बांधेगा। कब बांधेगा? जब वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में जाएगा, तभी वो वापस से आयु का बंध करेगा, जो कि मनुष्य आयु होगी। और फिर वो अगले चरम भाव में मनुष्य आयु को प्राप्त करके फिर वो शपथ श्रेणी आरोहण, फिर वो पहले शायद सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर ही वो शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा। ठीक है, मैडम ये थोड़ी सी समझ प्रैक्टिकल चीजें हैं, समझने मैडम लायक है। मैडम एक बात बताओ ना, जैसे आप कहते हैं ना मनुष्य बनेगा तो मनुष्य वापस मनुष्य मिथ्यात्व ही होता है, वो ऐसा क्यों? मनुष्य, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंश सिर्फ देवायु का ही बंध करते हैं। अगर अभी आप सम्यक दृष्टि अवस्था में हो और आपका आयुष्य बंद हुआ तो कंपलसरी देवायु का ही बंद होगा। या आप अगली बुक में पढ़ोगे, और अगली बुक बहुत अनुप्रेक्षा वाली है, इसलिए ऐसे भाव है कि उसको बहुत आराम से ले। ठीक है। दीदी 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 एक डाउट बस रख रही हूँ, आप बाद में आंसर दीजिएगा। हाँ, वो एक बार जो आप सुनिए, जो आप बोल रहे हो ना उपशम श्रेणी के लिए, सुनिए, एक बार मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी। एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर आपका डाउट लेती हूँ। ये तो 11th गुण स्थान का हो गया। इसके बाद क्या आता है? 12, 13, 14 गुण स्थान आता है। 12, 13, 14 में अगर जीव आरोहण कर रहा है या 12, 13, 14 में पहुंच रहा है, वो सिर्फ उसका चरम भाव ही होता है, शपथ श्रेणी ही होती है। इसीलिए उसमें कोई भी अंतर घटित नहीं होता, क्योंकि 12, 13, 14 से निकलकर पुनः 12, 13, 14 में नहीं जाते। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं अप्रतिपाती गुण स्थान। अप्रतिपाती का अर्थ होता है वापस से जहां से पतन नहीं हो रहा है, गिर नहीं गिरता नहीं है। रहा है। हाँ, तो ये हो गया प्रतिपाती गुण स्थानों का अंतर, कोई कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारा अंतर द्वार कंप्लीट हो गया। एक बार आज की क्लास को या तो रिकॉर्डिंग वापस सुनना, या फिर एक बार वापस इसको ध्यान में लाने की कोशिश करना, अपने आप से निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम अगला द्वार लेने के भाव है। हाँ, अब पूछिए। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे से समझ। ठीक है, आप जब तक पूछिए, एक बार पाठ ले लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। संगीता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ दीदी, वो जो आप उपशम श्रेणी चढ़ने की बात जो द्वितीयोपशम और शायिक सम्यक्ति जीव से रिलेट कर रहे हो ना, उसमें ये डाउट आ रहा है कि उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए जो योग्यता और द्वितीयोपशम की योग्यता, वो दोनों अलग अलग होगी ना। द्वितीयोपशम प्राप्ति की योग्यता तो जो आपने बोला बद्धायु अबद्धायु वाला, जो देव वैमानिक देव का, पर शायिक सम्यक्ति जीव भी जब उपशम श्रेणी चढ़ेगा और द्वितीयोपशम समकित वाला जीव भी उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। उसके लिए द्वितीयोपशम की योग्यता वाली कंडीशन क्यों लगाएंगे? देखो, जो उपशम श्रेणी का आरोहण की योग्यता होती है ना, उसमें हम क्या क्या बोलते हैं? उसमें हम बोलते हैं वैमानिक देव बद्धायु हो या फिर अबद्धायु हो। तो वो तो द्वितीयोपशम वाला द्वितीयोपशम की योग्यता है ना, वो तो द्वितीयोपशम की योग्यता है। हाँ, वही उपशम श्रेणी जब आप आगे पढ़ोगे ना, आधार ग्रंथ में जो उपशम श्रेणी की मैं बात कर रही थी, चैप्टर है वो, उसमें आपको दिखेगा। अगर 1 मिनट का आप होल्ड करो तो मैं आपको उसकी योग्यता दिखा देती हूँ। नहीं, आप बोलोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दीदी, मत दिखाओ। मतलब बस मेरे को डाउट आ रहा था कि एक जैसे कैसे योग्यता। देखो, इसमें क्या होता है, इसकी दोनों की योग्यता ना सेम ही रहती है। अच्छा, देखो, ये है उपशमक श्रेणी आरोहण की योग्यता, है ना। उपशमक श्रेणी आरोहण की योग्यता में भी क्या होता है? अचरम शरीरी, पहली बात तो
क्योंकि उपशम जी श्रेणी चरम भाव में हो नहीं सकता। तो ओके ये हो गया। उसके बाद वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला हो, छठे या सातवें गुणस्थान वर्ती संयत हो, ठीक है, हाँ क्षयोपशमिक जीव होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ छठे सातवें में हम उसमें क्या बोलते हैं, द्वितीयोपशम की प्राप्ति में सिर्फ क्षयोपशमिक बोलते हैं। उपशम हाँ श्रेणी के लिए बोला है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती संयत हो, लेकिन वो द्वितीयोपशम या शायिक वाला, हाँ वही बस वही इतना दीदी, अंतर है। बस वहां वही है पर वो लेकिन शायोपशमिक होना चाहिए, यहाँ पर द्वितीयोपशम या शायिक सम्यक्त होना चाहिए, लेकिन उसका ठीक अगला है। भाव और का अब बाधा नहीं है ना, अबद्धायु अबद्धायु हो चाहे वैमानिक देव वाला हो, अगर शायिक सम्यक्त्वी होगा तो कंपलसरी वैमानिक देव वाला ही मानना पड़ेगा, क्योंकि शायिक सम्यक्त्वी अगर अबद्धायु होगा तो शपक श्रेणी का आरोहण करेगा। ये तो ध्यान में है ना, हम लोगों ने हाँ 12th हाँ चैप्टर में देखा। हाँ हाँ दीदी ये ध्यान में है। तो ये जो शायिक सम्यक्त्वी है, शायिक सम्यक्त्वी का अगर कॉम्बिनेशन लेना है तो हमको वैमानिक देव का आयु बंद करना पड़ेगा, और अगर द्वितीय ऑप्शन है तो दोनों पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल। ओके ओके ठीक है दीदी। आयु हाँ है तो भी द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व से चढ़ सकता है, वैमानिक देव आयु बंद है तो भी द्वितीय ऑप्शन से चढ़ सकता है, जी जी दीदी ओके ठीक है ठीक है। हाँ दीदी थैंक यू। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, यहाँ पर बस शायोपशम है, क्योंकि द्वितीय ऑप्शन वो तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, शायिक की प्रोसेस में और द्वितीय ऑप्शन दोनों में शायोपशमिक तो होना ही पड़ेगा, जी ओके ठीक है। ठीक है और बस दीदी। यहाँ पर द्वितीयोपशम या शायिक इसलिए लिया क्योंकि द्वितीयोपशम की प्राप्ति के लिए हम 7th गुणस्थान बोल सकते हैं, पर उपशम श्रेणी का आरोहण कहाँ से होता है, उपशम श्रेणी का आरोहण 8th गुणस्थान से होता है। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे वो उसका उसके जैसे इसमें जो बोला हुआ है कि छठे सातवें में यहाँ लिखा है ना, पूर्व जीव हजारों बार छठे सातवें में परस्पर आवागमन करता है, तो ये उसके जी पूर्व की प्रक्रिया है, मतलब इसको पूर्व में घटित किया है। और जब उपशम अच्छा श्रेणी स्टार्ट हो जाएगी तो वो 8th गुणस्थान बोलना है। जी ओके ओके दीदी ओके थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र। जिन्हें